नमस्कार। डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी बायोज्योग्राफी की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल हमने अपनी कक्षा में प्लांट कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है, किस तरह से बिहेव करती है, क्या इसका किस प्रकार से लंबवत स्तरीयकरण होता है। उसी टॉपिक को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसके लंबवत स्तरीयकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उसका निर्माण विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार से होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो सनलाइट अवेलेबल होती है वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है इस पादप समुदाय के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वप्रथम ऊर्जा का स्रोत होता है और इसी सौरिक ऊर्जा के माध्यम से पौधे अपने आहार का निर्माण करते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र में पादप समुदाय में लंबवत स्तरों का निर्माण मुख्य रूप से सूर्य प्रकाश की उपलब्धता, उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर ही होता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है या सूर्य का जो विकिरण होता है उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है या सुलभता के आधार पर वो जो अवेलेबल होता है उसी से ये हमारा पूरा पादप समुदाय विकसित होता है। और सूर्य प्रकाश की जो अवेलेबिलिटी के आधार पर ही किसी क्षेत्र में पादप समुदाय की विभिन्न प्रजातियां या विभिन्न स्पीसीज़ जो होती हैं उनके पौधों की ऊंचाई में अंतर होता है। एक प्रजाति के पौधों की ऊंचाई प्राय समान होती है। सामान्य रूप से किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकसित पादप समुदाय में हमने मूल रूप से चार स्तर माने हैं। हमने उसकी जो लेयर्स मानी है वनस्पति की, हमने ये चीज़ बायोम्स पढ़े थे तब भी हमने देखा था कि हमने 4 लेयर की वनस्पति मानी थी। और सबसे अच्छा जो वेजिटेशन का एरिया कौन सा माना गया था जिसमें ये चारों स्तर पर वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो हम अगर फर्स्ट लेयर की बात करते हैं तो उसमें हमने उसको नाम दिया है प्रधान या प्रबल स्तर या डोमिनेंट लेवल। ये डोमिनेंट लेयर की क्या बात होती है जी, जो वनस्पति वहाँ पर डोमिनेट कर रही है। तो किसी भी क्षेत्र के पादप समुदाय के सर्वोच्च भाग या शिखर को प्रधान या प्रबल स्तर कहा जाता है। मैं बाद में इसका एक डायग्राम भी आपके साथ शेयर कर लूँगी, उसको भी आप देखिएगा। वृक्षों के जो सर्वोच्च आवरण होता है उसका निर्धारण सबसे ऊंचे वृक्षों का जो ऊपरी कैनपी होती है, जो ऊपर का बिल्कुल ऊपर का पॉइंट होता है, उसके द्वारा होता है। वास्तव में यह स्तर किसी भी प्रदेश के पादप समुदाय को सर्वोच्चम सीमा को प्रदर्शित करता है। मतलब उसका सबसे जो टॉप पॉइंट होता है, सबसे ऊंचा जो स्तर होता है, जिसको हम मुकुट भी कह सकते हैं, क्राउन स्ट्रेटम भी कहते हैं, हम उसको कैनपी लेयर भी कहते हैं, वो इसमें आते हैं। इस प्रधान स्तर या प्रबल स्तर के ठीक नीचे सर्वोच्च वृक्ष होते हैं, उनकी अपेक्षाकृत कम ऊंचे वृक्षों का एक स्तर होता है। तो हम इसे मेन रूप से हम इसे सह प्रबल स्तर, सह प्रधान स्तर या कोडोमिनेंट लेयर भी कहते हैं। फिर हम आते हैं दूसरे लेयर की तरफ, सेकंड लेयर की तरफ। इसमें प्रधान या मुकुट लंबवत स्तर के नीचे सेकंड लेयर की स्थिति होती है और इस स्तर में झाड़ियों वाले पौधों की प्रधानता होती है। मेन रूप से वो ही डोमिनेट इस जगह पे करते हैं और इस स्तर को हम श्रब लेयर भी कहते हैं, झाड़ी का स्तर भी कहते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये कौन सा स्तर है कि जो सबसे बड़ा प्रधान स्तर है, जहाँ पे सबसे बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, उनके नीचे का जो लेयर होता है वहाँ पर ये झाड़ियाँ पाई जाती है। झाड़ियाँ मतलब ये वृक्ष से कम ऊंचाई की होती हैं और एक सघन गुच्छ के रूप में हमें वहाँ पर मिलती है। उसको हम कहते हैं द्वितीय स्तर या हम उसे कहते हैं श्रब लेयर। फिर हम बात करते हैं तीसरे स्तर की। ये द्वितीय स्तर के भी नीचे होता है
और यहाँ पर शाकीय पौधों की प्राथमिकता होती है। शाकीय पौधे मतलब वो हर्बीवोरस प्लांट जिनका आकार कंपैरेटिवली छोटा होता है और इसीलिए हम इसे हर्ब लेयर के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें छोटे जो पौधे होते हैं उस लेयर के यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद चतुर्थ स्तर में इसका निर्माण, जो फोर्थ लेयर है, इसका निर्माण किससे होता है? धरातलीय सतह पर, मृदा सतह पर विकसित जो मॉस, लिचन, काई के नाम से आप जिसको जानते हैं, उसको हम फोर्थ लेयर में मानते हैं। जहाँ पर थोड़ी भी नमी बन जाती है वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ आपको दिखाई देती है, जो आपको ऊपर से हरी सी एक लेयर दिखाई देती है, उसको हम ये फोर्थ लेयर में मानते हैं। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट लेयर में क्या था? कोडोमिनेंट लेयर कहते हैं, जिसमें वृक्ष जो होता है उसकी जो सबसे ऊपर वाली चोटी है, वो जो उसको हम जिसे कहते हैं, हमने उसको नाम दिया था क्राउन लेयर, वो इसमें पाई जाती है। उसके बाद सेकंड लेयर में हम आते हैं तो जिसको हम श्रब लेयर कहते हैं, मतलब झाड़ियों का स्तर कहते हैं। तीसरा जो स्तर है उसको हम शाक स्तर या हर्ब लेयर कहते हैं, और जो चौथा स्तर है उसको हम ग्राउंड लेयर कहते हैं या मॉस लेयर कहते हैं। इसमें लिचन, काई, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आप ये देखिए कि हम अगर किसी भी स्थान की वनस्पति को देखेंगे तो मोस्टली ये 4 लेयर्स आपको एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पाए जाते हैं। ये बात अलग है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। अब उदाहरण के तौर पर हम शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का अगर हम ये लंबवत स्तरीकरण देखें तो हम ये देखते हैं कि जो प्रमुख स्तर है, जो उसमें जिसे कहते हैं कि जिसको हमने नाम दिया था को डोमिनेंट लेयर, जो सबसे ऊंची लेयर थी, उसमें यहाँ पर ओक के वृक्ष पाए जाते हैं, ऐश के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर हम सेकंड लेयर में अगर आते हैं तो सेकंड लेयर में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के झाड़ियाँ पाई जाती हैं या यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बुशेस पाई जाती हैं। थर्ड लेवल में हम आते हैं तो यहाँ पर हेज़ल, ब्रैम्बल और इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और हर्ब्स की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और चौथा लेयर जो है वहाँ पे जो मॉस है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आप अगर किसी भी एरिया का अगर आप ये देखेंगे ग्राफ, तो आपको इसी प्रकार की स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले पादप समुदाय में प्रत्येक लेवल पर एक का पर्यावरण एक दूसरे से अलग आप देखेंगे। अभी जो आपको ये बताया है, सर्वोच्चम स्तर जो है वो पूरी रूप तरह से सूर्य प्रकाश के लिए खुला रहता है। परिणाम स्वरूप इसका क्या रिजल्ट होता है? इस स्तर पर वायु और वर्षण या नमी या वर्षा का भरपूर प्रभाव होता है, क्योंकि ऊपर खुला आसमान है, अच्छी मात्रा में, ठीक मात्रा में उनको जो नमी चाहिए वो मिल रही है और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। पौधों में निरंतर ऊपर की ओर वृद्धि होगी ऐसी स्थिति में, ये एक आदर्श अवस्था है। और सर्वोत्तम स्तर के नीचे जाने पर द्वितीय, तृतीय और धरातलीय स्तर पर प्रकाश कम होता जा रहा है। भाई जो अवेलेबिलिटी सबसे ऊपर वाली लेयर को है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर को नहीं है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की कमी है, वर्षण की कमी है, तापमान घटता जाता है, नमी बढ़ती जाती है। इन बदलती पर्यावरणीय जो स्थितियाँ हैं, संबंधित दशाएं हैं, उसका स्तर सभी प्रजातियों की आकृति और आकार पर पड़ता है। तो ये जो पोषण स्तर है शीतोष्ण कटिबंधक वाला, इसमें जो डोमिनेंट जो प्रजातियां हैं उसमें ओक के वृक्ष को हम सबसे ज़्यादा डोमिनेट मानते हैं, डोमिनेटिंग प्रजाति मानते हैं। यदि प्रभावी प्रजाति के पौधे को काट दिया जाए तो इस पादप समुदाय की संरचना और उनके अंतर संबंध नष्ट हो जाएंगे। तो ये वाले जो इस प्रकार की प्लांट कम्युनिटीज़ हैं, ये कम्युनिटीज़ आपको हर स्तर पर, हर
प्रकार के जो कहते हैं हम बायोम में देखने को मिलती है। बस स्थानीय परिस्थितियाँ जो होती हैं उन स्थानीय परिस्थितियों के साथ साथ उनमें थोड़ा बहुत बदलाव हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को बांट रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को बांट रहे हैं, भूमि से मिलने वाले जो तत्व हैं उनको बांट रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड पाई जाती है। हम इसी क्रम में आगे बात करेंगे सक्सेशंस की। सक्सेशंस क्या होते हैं इसको भी मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ। और हम इसको बायोटिक सक्सेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वनस्पति में ही इस प्रकार की परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या आवास में वनस्पति के एक समुदाय से दूसरे समुदाय पर जो रिप्लेसमेंट होता है तो उसे हम अनुक्रम या सक्सेशन कहते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है कि अनुक्रम और सक्सेशन क्या है। कि जिस तरह से पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के लिए तो हम एक लाइन के द्वारा बांट देते हैं कि इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, परंतु प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं उनको हम एक लाइन के द्वारा डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसमें जो रिप्लेसमेंट होता है, कैसा रिप्लेसमेंट कि हम शीतोष्ण कटिबंध से और गर्म क्षेत्रों की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे वनस्पति के आवरण में परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं है कि हम एक लाइन खींच के कह दें कि इधर शीतोष्ण कटिबंधीय है, इधर उष्ण कटिबंधीय है। तो यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट होता है वो रिप्लेसमेंट जो होता है वो धीरे धीरे एक क्रम के रूप में, एक सीक्वेंस के रूप में, एक सीरीज़ के रूप में ये परिवर्तन होता है। जब किसी आवास में वनस्पति समुदाय परिवर्तन की विभिन्न फेजेस से गुजरने के बाद स्थिति दशा को प्राप्त हो जाती है और क्रमक पूर्ण हो जाता है। धीरे धीरे कुछ वनस्पतियों का विलुप्तीकरण होता जाता है उस क्षेत्र से और नई वनस्पतियां वहाँ पे डेवलप होती हैं। तो मतलब हम एक वनस्पति समुदाय से दूसरे में जाने में हमें बीच का काफ़ी बड़ा एक मार्ग तय करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं इस दशा में जो पादप होते हैं वो सर्वाधिक उनका विकास हो जाता है। इसे चरम समुदाय भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स वेजिटेशन के नाम से इसको बोल सकते हैं। और दूसरे शब्दों में वनस्पति परिवर्तन की श्रृंखला के क्रम को हम अंतिम अनुक्रम या सक्सेशन, जिसे हम कहते हैं लास्ट सक्सेशन भी कहते हैं। इस अवस्था में जो वनस्पति का समुदाय है वो एक चरम अवस्था में पहुंच जाता है। इस स्थिति को जलवायु चरम या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स भी कहते हैं, क्योंकि वनस्पतियों के विकास में जलवायु सर्वप्रथम नियंत्रक होता है। इस क्रम में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। अगर हम क्लीमेंट्स ने 1916 में जो अपना सिद्धांत दिया था अनुक्रमिक विकास का, सक्सेशनल डेवलपमेंट का एक सिद्धांत दिया था, और उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रमुख रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। और इन 5 अवस्थाओं में जाकर कोई भी अनुक्रम जो होता है वो पूरा होता है या वनस्पति समुदाय पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है या डोमिनेटिंग वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं और उनका स्थान लेने के लिए नई वनस्पतियां आ जाती है। तो ये एक क्रम जो है, ये क्रम एक निरंतर चलने वाला क्रम है और ये पारिस्थितिक बदलाव आपको बहुत अच्छी तरह से नज़र आएंगे अगर आप कभी कहीं ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते समय बहुत लंबी दूरियों के ट्रैवल करते हैं। तो जब ट्रैवल करते समय आपको इस प्रकार से वनस्पति में बदलाव बहुत बार नज़र आएगा कि जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे स्थानों की स्थिति में परिवर्तन होगा, वैसे ही ये सक्सेशन की अवस्था जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ऑल्दो ये चेंज बहुत स्लो होता है, परंतु अगर हम इसका अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि हम दूरी के साथ साथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट में चेंज आता जा रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे एक वनस्पति की जो मात्रा है किसी प्रजाति की वो कम होती है और धीरे धीरे
ख़त्म हो जाती है और उसका स्थान लेने के लिए आपको दूसरी वनस्पतियाँ धीरे धीरे विकसित होती हुई दिखती हैं। तो ये जो अनुक्रमण है, ये जो सक्सेशन है अनुक्रम का, ये जो सक्सेशन वर्ड हम यूज़ करते हैं जिसके लिए, ये एक प्रकृति का नियम है और सदैव ही ये चीज़ आपको नज़र आएगी। कल की क्लास में जो हम क्लीमेंट है उन्होंने जो इसकी प्रक्रिया दी है, जो इसके विकास के अनुक्रम के विकास की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।